नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइडिया की जिसने 19वीं सदी में यूरोप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये आइडिया था राष्ट्रवाद का। मतलब वो सोच जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को जड़ से उखाड़ फेंका और दुनिया को एक नया चेहरा दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल कह सकते हैं एक सपने जैसी तस्वीर से। ये साल 1848 की बात है जब एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां राजा महाराजा नहीं बल्कि आम लोग, हम जैसे लोग मिलकर राष्ट्र बना रहे हैं। देखिए, सब एक साथ एक बड़े से जुलूस में आज़ादी की देवी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया का सपना था जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी थी। लेकिन जरा सोचिए, सौर्यों के इस सपने और उस समय की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। हकीकत तो ये थी कि यूरोप पर राजाओं का राज था, बड़े बड़े साम्राज्य थे जहां आम इंसान की कोई पूछ नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर, मतलब 20-30 सालों में, इतना बड़ा, इतना जबरदस्त बदलाव आखिर आया कैसे? क्या हुआ था ऐसा? तो कहानी का पहला पड़ाव है क्रांति की चिंगारी, यानी वो सफर जब लोग सिर्फ प्रजा से नागरिक बन गए। इस पूरे बदलाव की जड़, इसकी शुरुआत एक ही जगह से हुई थी, और वो थी फ्रांसीसी क्रांति। यहीं से पहली बार लोगों ने खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक देश का, एक राष्ट्र का नागरिक मानना शुरू किया। देखिए, क्रांति से पहले यूरोप में सिस्टम चलता था निरंकुशवाद का। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि राजा या सम्राट के हाथ में सारी पावर होती थी, अनलिमिटेड पावर। उस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई कानूनी या राजनीतिक कंट्रोल नहीं, और ये सरकारें अक्सर अपनी मिलिट्री के दम पर चलती थीं और काफी दमनकारी होती थी। फ्रांसीसी क्रांति ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। पहले की दुनिया कैसी थी? साम्राज्यों की। मतलब एक राजा है और उसके नीचे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं। उनकी आपस में जुड़ने की वजह सिर्फ एक थी, उनका सम्राट। लेकिन क्रांति ने एक नया आइडिया दिया, राष्ट्र राज्य का। यानी एक ऐसी जगह जहां लोग एक जैसी पहचान, एक जैसा इतिहास और कल्चर के आधार पर एक साथ आकर खुद पर राज करें। अब वफादारी राजा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए थी। ये बहुत बड़ा शिफ्ट। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। इसे हकीकत बनाने के लिए बाकायदा ठोस कदम उठाए गए, जैसे लापत्री यानी पितृभूमि और लुसितोयें यानी नागरिक। ये शब्द लाए गए ताकि लोगों में एक अपनेपन का, एक कलेक्टिव फीलिंग का एहसास हो। राजा के झंडे को हटाकर नया तिरंगा लाया गया। लोगों ने अपनी नेशनल असेंबली चुनी और सबसे जरूरी बात, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए। ये सब कुछ एक सामूहिक फ्रांसीसी पहचान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश। तो अब कहानी का दूसरा पड़ाव, साम्राज्य और पुरानी व्यवस्था। जाहिर है, इतना बड़ा क्रांतिकारी आइडिया फ्रांस की सीमाओं में तो कैद रहने वाला नहीं था। तो अब देखते हैं कि ये आग बाकी यूरोप में कैसे फैली और जो पुरानी ताकतें थीं, उन्होंने इसे बुझाने के लिए क्या-क्या किया। और यहीं पर एंट्री होती है नेपोलियन की, जिसकी भूमिका काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो वो एक हीरो जैसा था। उसने जिन जिन इलाकों को जीता, वहां क्रांतिकारी सुधार लागू किए। उसकी 1804 की जो सिविल कोड थी, उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल अधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया, और जो पुरानी सामंती व्यवस्था थी उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि इन सुधारों के साथ साथ लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया। सेंसरशिप बहुत सख्त हो गई और लोगों को जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया जाने लगा। तो जिन लोगों को शुरू में नेपोलियन एक मुक्तिदाता, एक लिबरेटर लगा था, उनका वो जोश और उत्साह जल्द ही नफरत में बदलने लगा। और ये जो कार्टून है ना, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से दिखाता है। यहाँ नेपोलियन को एक पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है, जिसके बैग से चिट्ठियां नहीं बल्कि वो इलाके गिर रहे हैं जिन्हें वो एक एक करके हार रहा है। सबसे बड़ी विडंबना, आयरनी यही थी कि जिन लोगों को वो जीतने निकला था, उन्हीं लोगों के अंदर उसके खिलाफ जो गुस्सा पनपा, उसी गुस्से ने राष्ट्रवाद की भावना को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो 1815 में जब नेपोलियन हार गया, तो यूरोप की जो पुरानी शाही ताकतें थीं, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये सब वियना में इकट्ठा हुईं। और इनका मकसद था हिस्ट्री की घड़ी को पीछे घुमा देना। वो चाहते थे कि क्रांति और नेपोलियन जो भी बदलाव लाए थे, उन सबको खत्म करके पुरानी राजशाही वाली व्यवस्था को वापस ले आया जाए। इस नई रूढ़िवादी व्यवस्था का माहौल कैसा था? बहुत ही दम घोटने वाला। ये कार्टून देखिए,
एक थिंकर्स क्लब है, मतलब सोचने वालों का क्लब। और दीवार पर पहला नियम क्या लिखा है? मौन रहो, मतलब चुप रहो। सरकारें किसी भी तरह की आलोचना या असहमति से इतना डरती थीं कि उन्होंने प्रेस की आज़ादी को कुचलने के लिए बहुत ही सख्त सेंसरशिप कानून बना दिया। लेकिन आप विचारों को जंजीरों में नहीं बांध सकते हैं ना। इस दमन के माहौल में राष्ट्रवाद का आइडिया खत्म नहीं हुआ, बस वो अंडरग्राउंड हो गया। लिबरल और नेशनलिस्ट लोग, मतलब वो जो आज़ादी और एक राष्ट्र राज्य चाहते थे, उन्होंने छिप छिप कर सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिए। मकसद था क्रांति की आग को किसी तरह जलाए रखना। और इन क्रांतिकारियों में एक बहुत बड़ा नाम था इटली के जुसेप्पे मैत्सीनी का। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो मैत्सीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहता था। सोचिए, मैत्सीनी का मानना था कि राष्ट्र बनाना ही इंसानियत का कुदरती तरीका है, और वो एक यूनाइटेड रिपब्लिकन इटली के लिए लड़ रहे थे। अब आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, रोमानी विद्रोह, या कहें कि कल्चर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ लड़ाइयों और सीक्रेट सोसाइटीज में नहीं पनप रहा था। इसका एक और मोर्चा था, संस्कृति का मोर्चा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आर्ट, म्यूजिक और कहानियां नेशनल आइडेंटिटी बनाने का एक जबरदस्त हथियार बन गई। इस रोमांटिक नेशनलिज्म का जो कोर आइडिया था वो ये था कि किसी भी देश की असली आत्मा उसके आम लोगों में बसती है, जिसे जर्मन में दस फोल्क कहते हैं। योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे दार्शनिकों का कहना था कि सच्ची कल्चर आपको साइंस या लॉजिक में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी लोक गीतों में, लोक कथाओं में और लोक नृत्यों में। तो फिर एक राष्ट्र की आत्मा को खोजा कैसे जाए? इसके लिए ये विचारक और कलाकार शहरों को छोड़कर गांव की तरफ गए। उन्होंने लोक कथाओं को, लोक गीतों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनको सहेजना शुरू किया, जैसे ग्रिम ब्रदर्स ने जर्मनी की सदियों पुरानी कहानियों को जमा किया था। उनका मानना था कि यही साझा सांस्कृतिक विरासत एक राष्ट्र की असली नींव बन सकती है। और ये रोमांटिक आर्ट सिर्फ कल्चर को बचाने का जरिया नहीं था, ये एक बहुत पावरफुल हथियार भी बन सकता था। जरा इस पेंटिंग को देखिए। फ्रेंच आर्टिस्ट डेलाक्रोइक्स ने कियोस द्वीप पर हुए नरसंहार को इतनी दर्दनाक तरीके से दिखाया कि पूरे यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ और ग्रीस की आज़ादी के हक में एक लहर सी दौड़ गई। ये था कला का इस्तेमाल सीधे लोगों के दिलों पर असर करने के लिए। और अब कहानी का चौथा पड़ाव, जनता का उदय, भूख, मुश्किलें और क्रांति। राष्ट्रवाद के बड़े बड़े विचार और रोमांटिक आर्ट अपनी जगह थे, लेकिन सड़कों पर क्रांति की आग भड़काने के लिए एक और चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी थी भूख और गरीबी। अब देखते हैं कि कैसे आर्थिक तंगी ने आम लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। 1830 का जो दशक था वो यूरोप के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा था। आबादी तो तेजी से बढ़ रही थी, पर नौकरियां नहीं थी। गांव के लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे थे, जहां वो भीड़-भाड़ वाली गरीब बस्तियों में रहने को मजबूर थे। खाने की कमी एक आम बात हो गई थी। जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये वो हताशा थी, वो निराशा थी जिसने आम लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, एक तरफ फसलें खराब हो जाती थीं और दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छूने लगते थे। ऐसे में शहरों और गांवों में फैली गरीबी और भुखमरी एक तरह से विद्रोह का बारूद बन रही थी। इस पत्रकार की रिपोर्ट को देखिए। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ठेकेदार थे वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें इतनी कम मजदूरी दे रहे थे कि उनका गुजारा तक नहीं हो पा रहा था। ये उस दौर के आर्थिक शोषण की एक जीती जागती दर्दनाक मिसाल है। और ये सब कुछ 1848 में अपने चरम पर पहुंच गया। इस साल को राष्ट्रों का वसंत भी कहा जाता है। फ्रांस में राजा को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और एक गणतंत्र की घोषणा हुई। और ये लहर पूरे यूरोप में फैल गई। उदारवादी और राष्ट्रवादी एक साथ सड़कों पर उतर आए और उन्होंने संविधान, प्रेस की आज़ादी और एक राष्ट्र के रूप में जुड़ने की मांग की। तो इस तरह फ्रेडरिक सोरियो ने जो सपना देखा था, वो अब सिर्फ एक आर्टिस्ट का सपना नहीं रहा, वो एक राजनीतिक हकीकत बन चुका था, जिसके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई, खून बहाया गया। लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राष्ट्रवाद का वो आइडिया जिसने लोगों को बड़े बड़े साम्राज्यों के खिलाफ एक किया, क्या वही आइडिया भविष्य में लोगों को बांटने और टकराव का कारण भी बन सकता है?